आज हम बायोलॉजिकल जासूस बनने वाले हैं। हमारे सामने हैं लाखों प्रजातियां, पेड़, जानवर, बैक्टीरिया, फंगस। और हमारा मिशन है इस पूरी भीड़ को ऑर्गेनाइज करने के मास्टर प्लान को समझना। बिल्कुल। ये सिर्फ लिस्ट बनाने जैसा नहीं है, ये तो लाइफ की सबसे बड़ी फैमिली ट्री को सुलझाने जैसा है। हाँ, एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह। बिल्कुल, जिसमें सदियों से वैज्ञानिक सुराग ढूंढ रहे हैं। और सुराग क्या है? किसी जीव का सेल स्ट्रक्चर, वो खाता क्या है, और सबसे जरूरी उसका डीएनए क्या कहानी बताता है। तो चलिए इस केस की पहली फाइल खोलते हैं, देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले जासूस थे अरस्तु। उन्होंने बहुत ही सीधा साधा तरीका अपनाया। हाँ, उस जमाने के हिसाब से उन्होंने पौधों को देखा और कहा जो बड़े हैं वो पेड़, जो मीडियम साइज के हैं वो झाड़ियां, और जो छोटे हैं वो जड़ी बूटियां। सिंपल। बिल्कुल सिंपल। और जानवरों के लिए उनका क्राइटेरिया और भी मजेदार था। क्या था? क्या तुम्हारे अंदर लाल खून है? अगर है तो तुम एक ग्रुप में, नहीं है तो दूसरे में। अच्छा। ये एक शुरुआत थी, पर ये ऐसा ही था जैसे किसी लाइब्रेरी में किताबों को सिर्फ उनके कवर के रंग से जमा दिया जाए। मतलब कितनी गड़बड़ होगी। सही बात है। फिर तो मेंढक और इंसान एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। हाँ, और कॉकरोच और केंचुए अलग हो जाएंगे। काम चलाऊ था पर साइंटिफिक नहीं। तो इसके बाद आए कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर भी कहते हैं। उन्होंने दिया टू किंगडम सिस्टम, प्लांटे और एनिमेलिया। यानी पौधे और जानवर। और ये सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि ये बहुत आसान था। जो चलता फिरता है और दूसरों को खाता है वो जानवर, जो एक जगह खड़ा है और धूप से खाना बना रहा है वो पौधा। लेकिन डो किंगडम का आइडिया इतना सिंपल लगता है, तो इसमें गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि बहुत सारे जीव कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। जैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बैक्टीरिया की। वो एक जगह पर रहते थे तो उन्हें पौधों के साथ प्लांटे किंगडम में डाल दिया गया। पर क्या एक बैक्टीरिया और एक आम के पेड़ में कोई बराबरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो। ये सिस्टम सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड जीवों में, या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फर्क ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला पॉइंट थोड़ा और समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए, एक प्रोकैरियोटिक सेल एक स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा है। ओके। सब कुछ एक ही कमरे में बिखरा पड़ा है, कोई खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं। बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं। हम्म। वहीं एक यूकैरियोटिक सेल एक बड़े बंगले जैसा है, जिसमें अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग कमरे हैं। बिल्कुल। एक किचन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एक कंट्रोल रूम यानी न्यूक्लियस। हमारे सेल्स ऐसे ही हैं। लिनेयस का सिस्टम इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं कर रहा था। तो फिर असली ब्रेक थ्रू कब आया? वो आया 1969 में। यहाँ हमारी कहानी में एंट्री होती है R.H. विटेकर की। उन्होंने कहा 2 किंगडम्स काफी नहीं, हमें 5 चाहिए। और उनका तरीका क्रांतिकारी था। उन्होंने सिर्फ बाहर से नहीं देखा, उन्होंने गहरे सवाल पूछे। जैसे कि? पहला, तुम्हारा सेल कैसा है? स्टूडियो अपार्टमेंट यानी प्रोकैरियोटिक, या बंगला यानी यूकैरियोटिक? दूसरा, तुम सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेल्ड? और तीसरा, सबसे जरूरी, तुम खाते क्या हो? हाँ, क्या तुम शेफ हो जो अपना खाना खुद बनाते हो, मतलब ऑटोट्रॉफिक, या तुम कस्टमर हो जो दूसरों पर निर्भर करते हो, यानी हेट्रोट्रॉफिक? तो मतलब विटेकर ने सिर्फ तुम दिखते कैसे हो से हटकर तुम जीते कैसे हो पर ध्यान दिया, और इसी वजह से फंगस को अपनी सही जगह मिली। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। सदियों तक हम फंगस यानी मशरूम को एक अजीब तरह का पौधा समझते थे। क्योंकि वो एक जगह रहते हैं, चलते फिरते नहीं। बिल्कुल। लेकिन विटेकर ने दिखाया कि फंगस तो हेट्रोट्रॉफिक हैं। वो सड़ी गली चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जबकि पौधों की? सेल्यूलोज की। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो इन नए नियमों के साथ सबसे पहले किस ग्रुप की किस्मत बदली? सबसे बड़ा बदलाव आया सबसे छोटे जीवों की दुनिया में, बैक्टीरिया। विटेकर ने उनके लिए एक पूरा नया किंगडम बनाया, मोनेरा। तो चलिए इस पहले किंगडम में चलते हैं, किंगडम मोनेरा, जिन्हें प्राचीन वास्तुकार यानी द एंशिएंट आर्किटेक्ट्स भी कहा जा सकता है। प्राचीन वास्तुकार नाम बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर लाइफ के सबसे पुराने रूपों में से हैं। अरबों सालों से ये यहाँ हैं। और इनमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं ना? हाँ, और जैसा हमने कहा, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, सिंपल सिंगल सेल्ड जीव। लेकिन इनकी सादगी को इनकी कमजोरी मत समझिए। इनकी सबसे हैरान करने वाली बात है इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी इनके खाना खाने के तरीके। हाँ, इस किंगडम में हर तरह के खाने वाले हैं। कुछ तो पौधों की तरह शेफ हैं,
जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी हमारी तरह कस्टमर हैं। और कुछ तो केमिकल्स खाते हैं। हाँ, कुछ तो इतने कमाल के हैं कि लोहे और सल्फर जैसे केमिकल्स को खाकर ही जिंदा रह लेते हैं। ये विविधता ही इन्हें दुनिया के हर कोने में सफल बनाती है। और इसी किंगडम के अंदर एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप है, आर्क बैक्टीरिया, चरमपंथी या द एक्सट्रीमिस्ट्स। क्योंकि ये सच में एक्सट्रीम जगहों पर रहते हैं जहां हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हेलोफाइल्स, जो बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में रहते हैं। सोचिए, डेड सी में जहां नमक इतना ज्यादा है कि कोई और जीव जिंदा नहीं रह सकता। अविश्वसनीय है। और दूसरे कौन से हैं? फिर आते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ये गर्म पानी के झरनों और ज्वालामुखी के मुहानों पर रहते हैं, जहां पानी उबल रहा होता है और माहौल तेजाबी होता है। और एक और ग्रुप है मीथेनोजेंस। हाँ, मीथेनोजेंस। ये बिना ऑक्सीजन वाली जगहों जैसे दलदल और जुगाली करने वाले जानवरों की आंतों में रहते हैं। और यहाँ एक मजेदार कनेक्शन है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। यही मीथेनोजेंस हैं जो गाय और भैंस के गोबर को बायोगैस में बदलते हैं। बिल्कुल, यानी ये छोटे जीव हमारे लिए एनर्जी बना रहे हैं। ये प्रकृति के रिसाइकलिंग सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब मोनेरा के अंदर ही दूसरे ग्रुप पर आते हैं, जिन्हें यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें एक बहुत ही मशहूर ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये पृथ्वी के असली हीरो हैं। इनमें क्लोरोफिल ए होता है, जो हरे पौधों में भी पाया जाता है। और इसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बिल्कुल, सूरज की रोशनी से खाना बनाना और बदले में ऑक्सीजन छोड़ना। आज हमारे वायुमंडल में जो सांस लेने लायक ऑक्सीजन है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इन्हीं छोटे जीवों को जाता है। इन्होंने ही अरबों साल पहले पृथ्वी का माहौल बदला था। कमाल है। और ये नाइट्रोजन फैक्ट्री की तरह भी काम करते हैं ना? हाँ, ये एक और सुपर पावर है। हमारे चारों तरफ हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बैक्टीरिया मदद करते हैं। हाँ, नॉस्टॉक और एनाबीना जैसे साइनोबैक्टीरिया में खास सेल्स होते हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर उसे अमोनिया जैसे फर्टिलाइजर में बदल देते हैं। मतलब ये प्राकृतिक खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। बिना इनके खेती करना कितना मुश्किल होता। नामुमकिन होता। इनके अलावा दूसरे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी बहुत काम के हैं। वो डीकंपोजर का काम करते हैं, मरे हुए जीवों को सड़ाकर न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिलाते हैं। दही बनाने से लेकर एंटीबायोटिक्स बनाने तक। बिल्कुल, हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद हैं। लेकिन इस ग्रुप में एक अजीब सा अपवाद भी है, माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में क्या खास है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की दुनिया के बागी हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती? नहीं। और सेल वॉल बैक्टीरिया को एक फिक्स्ड शेप देती है, उसे बचाती है। इसके बिना माइकोप्लाज्मा अपना आकार बदल सकते हैं, किसी भी छोटी जगह में घुस सकते हैं। अच्छा, तो इन पर एंटीबायोटिक्स भी आसानी से काम नहीं करती होंगे? सही पकड़ा। कई एंटीबायोटिक्स सेल वॉल्स पर ही हमला करती हैं, इसलिए वो इन पर बेअसर होती हैं। ये सबसे छोटे जिंदा सेल्स हैं और बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो हमने बैक्टीरिया की सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल दुनिया को देखा। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी स्टूडियो अपार्टमेंट से बंगले की तरफ। बिल्कुल, ये लाइफ की कहानी में एक बहुत बड़ा लीप है। और यहीं पे हमारा अगला किंगडम आता है, प्रोटिस्टा, जिसे बायोलॉजिकल मेल्टिंग पॉट कहा गया है। बिल्कुल सही। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें सभी जीव सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं। तो ये मुनेरा की तरह है तो सिंगल सेल्ड, लेकिन इनका सेल ज्यादा एडवांस्ड है, जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और दूसरे पार्ट्स हैं। सही पकड़ा। किंगडम प्रोटिस्टा असल में बायोलॉजिकल मिसलेनियस दराज की तरह है। मतलब जो कहीं और फिट नहीं हुआ उसे यहाँ डाल दिया। हाँ, एक तरह से वही हुआ। जब भी वैज्ञानिकों को कोई ऐसा यूकैरियोट मिला जो न तो पूरा पौधा था, न जानवर और न ही फंगस, तो उन्होंने उसे उठाकर प्रोटिस्टा में डाल दिया। इसीलिए इस किंगडम की बाउंड्रीज बहुत क्लियर नहीं है। बिल्कुल। इसमें आपको पौधे जैसे जीव भी मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जानवर जैसे भी मिलेंगे जो शिकार करते हैं, और फंगस जैसे भी। इस किंगडम में तो बहुत डाइवर्सिटी है, पर शायद 2 ग्रुप्स पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे महासागरों की पूरी फूड चेन को चलाते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स की। ये महासागरों के मुख्य प्रोड्यूसर्स हैं। ये समुद्री फूड चेन का आधार हैं। चलिए पहले क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं, जिन्हें महासागर के रत्न, जूल्स ऑफ द ओशन भी कहा गया है। इनमें डाइटम्स आते हैं, और ये नाम उन्हें उनकी खूबसूरती की वजह से मिला है।
माइक्रोस्कोप के नीचे ये कांच के बने छोटे छोटे गहनों जैसे दिखते हैं। और इनकी सेल वॉल वो सिलिका की बनी होती है। हाँ, सिलिका यानी कांच जैसे मटेरियल की, और एक साबुनदानी की तरह 2 हिस्सों में फिट होती है। ये सिलिका की दीवार बहुत मजबूत होती है और कभी नष्ट नहीं होती। और इसका एक बहुत ही अनोखा नतीजा होता है। जब ये लाखों करोड़ों डायटम्स मरते हैं तो उनकी ये कांच की दीवारें समुद्र के तल पर जमा होती जाती हैं और हजारों लाखों सालों में ये एक मोटी परत बना लेती हैं, जिसे डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। याद रखें कि वो करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के कंकाल का इस्तेमाल कर रहा है। क्या बात है। अब दूसरे ग्रुप पर आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। इन्हें कवच वाले प्लवक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बाहरी सतह पर सेलुलोज की मजबूत प्लेट्स होती हैं, जैसे किसी योद्धा ने कवच पहना हो। और ये योद्धा कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं ना? मैंने रेड टाइड के बारे में सुना है। हाँ, गोनियोलैक्स जैसे कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जब बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि समुद्र का पानी लाल या भूरा दिखने लगता है। इसी को रेड टाइड कहते हैं। और ये सिर्फ रंग बदलने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जहरीले टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के नर्वस सिस्टम पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। और इसका असर हम इंसानों पर भी हो सकता है। जरूर। अगर कोई ऐसी शेलफिश खा ले जिसने इन जहरीले डायनोफ्लैजिलेट्स को खाया हो तो वो भी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। ये हैं हमारे पहले मेहमान, द कंज्यूमर्स। मतलब वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हाँ, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और इसमें सबसे पहले हैं यूग्लिनॉइड्स। ये कितना अजीब है ना? अजीब और बहुत दिलचस्प। देखो, इसकी कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है। अच्छा। नहीं, उसकी जगह प्रोटीन की एक परत है, पेलिकल कहते हैं उसे। इसी से ये इतना फ्लेक्सिबल रहता है। ये तो एकदम दोगला है। मतलब जब रोशनी है तो फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहा है। बिल्कुल, एक पौधे की तरह। और जैसे ही अंधेरा हुआ ये शिकारी बन जाता है। मतलब दिन में साधु, रात में शैतान। कह सकते हैं। ये इसकी एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। कमाल है। अब जरा बीच वाले को देखो, स्लाइम मोल्ड्स। हाँ, ये नाम तो सुना है। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, मतलब सड़ी गली चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं। ओहो, तो ये तो प्रकृति के सफाई कर्मचारी हुए। एक तरह से हाँ। और देखो कैसे ये सब मिलकर एक बड़ा सा जाल, प्लाज्मोडियम, बना लेते हैं। एक मिनट, प्लाज्मोडियम? ये नाम तो मलेरिया वाले पैरासाइट का भी है। सही पकड़ा। ये कंफ्यूजन होता है, वो अलग है। ये स्लाइम मोल्ड की एक अवस्था है जो सब कुछ निगल जाती है। अच्छा, और जब हालात खराब होते हैं तब क्या? तब ये और भी स्मार्ट हो जाते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं। मतलब मुश्किल समय के लिए पहले से पूरी तैयारी। बिल्कुल। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प ग्रुप पर, प्रोटोजोअन्स। जानवरों के पुराने रिश्तेदार। हाँ, यही माना जाता है। इनके 4 मुख्य प्रकार हैं। ओके। पहला है अमीबॉइड, जैसे अमीबा। ये अपने नकली पैरों से चलते हैं। सूडोपोडिया। एग्जैक्टली, सूडोपोडिया। दूसरा है फ्लैजेलेटेड। इनके पास एक फ्लैजेला होता है जिससे ये घूमते हैं। हाँ, और इसी ग्रुप में ट्रिपैनोसोमा आता है जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। ओह, ये तो काफी खतरनाक है। बहुत। तीसरा है सिलिएटेड। ये पानी में रहते हैं जैसे पैरामीशियम, और इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसे सिलियां होते हैं जिनसे ये तैरते हैं। हाँ, एक साथ, एक लय में। और चौथा और सबसे कुख्यात, स्पोरोजोअन्स। इनके नाम में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। मुस्कुराते हुए, इनकी जिंदगी में एक इन्फेक्शन फैलाने वाली स्टेज होती ही है। और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। वही वाला प्लाज्मोडियम, समझ गया। बिल्कुल। चलो अब मेरे सबसे पसंदीदा किंगडम पर आते हैं, किंगडम फंगी, मशरूम। ये प्रकृति के असली नेटवर्कर हैं। और रिसाइकलिंग के मास्टर्स भी। हाँ, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। या तो सैप्रोफाइट की तरह मरी हुई चीजों को खाते हैं, या फिर पैरासाइट की तरह जिंदा जीवों पर पलते हैं। और इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा अनोखा है। मतलब यीस्ट को छोड़ दें तो। हाँ, यीस्ट तो यूनिसेल्युलर है। बाकी सब फिलामेंटस होते हैं, धागे जैसे। उन धागों को हाइफे कहते हैं, और जब इन हाइफे का पूरा जाल बन जाता है उसे कहते हैं माइसीलियम। तो मतलब जमीन के नीचे मशरूम का असली शरीर यही माइसीलियम है। बिल्कुल। जो मशरूम हमें ऊपर दिखता है वो तो बस उसका फल है, असली जीव तो नीचे फैला है। कमाल है। एक और खास बात, इनकी सेल वॉल पौधों की तरह सेल्यूलोज से नहीं बनी होती। अच्छा, फिर किससे? ये चिटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। एक मिनट, चिटिन? ये तो कीड़ों के बाहरी कवच में होता है। सही।
तो ये कनेक्शन पौधों से ज्यादा जानवरों की तरफ इशारा करता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और ये सिम्बायोसिस में भी रहते हैं, मतलब पार्टनरशिप। बिल्कुल, जब ये एल्गी के साथ रहते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। और जब बड़े पौधों की जड़ों के साथ रहते हैं तो माइकोराइजा। हाँ, ये तो एकदम तुम मुझे खाना दो मैं तुम्हें मिनरल्स दूंगा वाली डील हो गई। बिल्कुल वैसी ही डील है। स्लाइड में नीचे एक नोट भी है कोइनोसाइटिक हाइफे के बारे में। हाँ, ये क्या होता है? ये वो ट्यूब जैसे हाइफे होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म भरा होता है। उनमें अलग अलग सेल के बीच दीवारें नहीं होती। एक ओपन हाईवे जैसा? एक तरह से हाँ। इससे पोषक तत्व बहुत तेजी से फैलते हैं। अब देखते हैं कि फंगी अपनी आबादी कैसे बढ़ाते हैं। इनकी फैमिली प्लानिंग के 3 तरीके हैं। हाँ। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये सबसे आसान लगता है। फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। हाँ, मतलब या तो टुकड़ों में टूट गए या एक छोटा सा बड बन गया जो बाद में अलग हो गया। यीस्ट में बडिंग बहुत कॉमन है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें स्पोर्स बनते हैं। कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। हाँ, और ये हवा या पानी से फैल जाते हैं बहुत तेजी से। और तीसरा, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, और इसके 3 मुख्य स्टेप्स हैं। हम्म। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। इसमें 2 अलग गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का लिक्विड हिस्सा आपस में फ्यूज हो जाता है। ओके, बॉडी मिल गई। पर न्यूक्लियस अभी भी अलग है। फिर दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी। इसमें दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। मतलब दिमाग भी मिल गए। हाँ। और तीसरा है मियोसिस जो जाइगोट में होता है और उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, द डाइकैरियन फेज। ये क्या चीज है? ये बहुत दिलचस्प है। कुछ फंगी में जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होती। तो फिर एक बीच की स्टेज आती है जिसमें एक ही सेल के अंदर 2 अलग-अलग न्यूक्लियस मतलब N+N साथ साथ रहते हैं। इसी स्टेज को डाइकैरियन कहते हैं। मतलब एक घर में 2 लोग रह रहे हैं पर शादी नहीं हुई है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये फंगस की दुनिया का लिव इन रिलेशनशिप जैसा है। शादी यानी कैरियोगैमी बाद में होती है जब हालात सही हों। ये तो सच में बहुत अजीब और स्मार्ट है। अब फंगी की फैमिली के 2 ग्रुप से मिलते हैं। पहले हैं फाइकोमाइसिटीज, जिन्हें एल्गल फंगी भी कहते हैं। ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी, याद आ गया। हाँ, वही। ये ज्यादातर पानी में या सड़ी हुई लकड़ी पर उगते हैं और इनका माइसीलियम एसेप्टेट और कोएनोसिटिक होता है। मतलब वो ओपन हाईवे वाला। बिल्कुल। इसके उदाहरण है म्यूकर राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं और एल्ब्यूगो जो सरसों पर पैरासाइट होता है। ठीक है। और दूसरा ग्रुप एस्कोमाइसिटीज। इन्हें सैक फंगी भी कहते हैं। ये ग्रुप बहुत बड़ा और डाइवर्स है। ये क्या करते हैं? ये ज्यादातर सैप्रोफिटिक होते हैं मतलब डीकंपोजर का काम करते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं और कुछ तो गोबर पर भी उगते हैं। अच्छा। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है मतलब उसमें दीवारें होती हैं। ओके। और इनके सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये एक थैली जैसी चीज एस्कस के अंदर बनते हैं, इसीलिए नाम है सैक फंगी। और इनके उदाहरण तो हमारी रोज की जिंदगी में है, जैसे पेनिसिलियम, जिससे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी। और यीस्ट जो ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है। बिल्कुल। और न्यूरोस्पोरा भी है जिसे जेनेटिक्स की पढ़ाई में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, खाने वाली महंगी चीजें मॉरल्स और ट्रफल्स वो भी इसी ग्रुप में है। हाँ, वो भी एस्कोमाइसिटीज ही हैं। हम शुरुआत करेंगे फंजाई की, जो बहुत ही अनोखी क्लास से, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ हैं बेसिडियोमाइसिटीज। इन्हें क्लब फंजी भी कहते हैं, है ना? हाँ, क्लब फंजी। इसमें हमारे जाने पहचाने मशरूम, पफबॉल वगैरह तो आती हैं, पर कुछ पौधों में बीमारी करने वाले रस्ट्स और स्मट्स भी इसी में हैं। हाँ, वो भी। इनकी रिप्रोडक्शन की कहानी वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। मतलब इनमें कोई प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। नहीं होते। तो फिर ये काम कैसे करते हैं? ये सीधे वेजिटेटिव सेल्स को ही फ्यूज करके प्लाज्मोगैमी करते हैं, मतलब कोई तामझाम नहीं। अच्छा, और इनके स्पोर्स जिन्हें बसीडियोस्पोर्स कहते हैं, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बसीडियम के ऊपर बनते हैं, बाहर की तरफ। एग्जैक्टली, बाहर की तरफ। इसका कोई खास मतलब होता है, बाहर की तरफ बनना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इन्हें क्लब फंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बेसिडियम एक क्लब या गदा जैसा दिखता है और स्पोर्स का बाहर की तरफ बनना
उन्हें हवा के जरिए फैलने में बहुत मदद करता है। ओह ओके, मतलब डिस्पर्सल के लिए ये बेहतर है। इसके कुछ कॉमन उदाहरण हैं एगरिकस यानी मशरूम, अस्टाइलेगो और पक्सीनिया। बिल्कुल सही। अब दाईं तरफ देखिए ड्यूटेरोमाइसिएट्स यानी इम्परफेक्ट फंजाई। ये नाम बड़ा अजीब है। हाँ, है तो। इन्हें अधूरा या इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, कोई अंदाजा? वो इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को अब तक इनके सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज के बारे में ही पता चला है। अच्छा, मतलब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फेज अभी भी एक मिस्ट्री है। हाँ बिल्कुल, आप इसे एक होल्डिंग एरिया या क्या कहते हैं वेटिंग रूम की तरह समझ सकते हैं। ये एक अस्थाई क्लास है। वेटिंग रूम। हाँ, जैसे ही किसी मेंबर का सेक्सुअल स्टेज खोज लिया जाता है, उसे उसकी सही जगह यानी एस्कोमाइसिटीज या बसीडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। वाह, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इम्परफेक्ट होने के बावजूद ये किसी काम के हैं या नहीं? अरे बहुत काम के हैं। ये कूड़े करकट, खासकर गिरे हुए पत्तों को डीकंपोज करने वाले सबसे बड़े एजेंट्स में से हैं। एक तरह से ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। सही बात है। इनके उदाहरण हैं ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। चलिए अब फंगस से आगे बढ़ते हैं और दो सबसे बड़े और जाने पहचाने किंगडम्स की बात करते हैं, प्लांटे और एनिमेलिया। ये हैं हमारे विजिबल जायंट्स। सही। तो पहले बात करते हैं किंगडम प्लांटे की। ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। हाँ, ऑटोट्रॉफिक। और इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। पर इनकी लाइफ साइकिल में एक चीज है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। ये क्या होता है? ये बहुत ही शानदार अडेप्टेशंस हैं। इसमें एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज होता है और एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइट फेज, जो एक के बाद एक आते हैं। तो एक डिप्लॉयड, एक हैप्लॉयड। हाँ, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस पौधों को अलग अलग वातावरण में अनुकूल होने की एक अद्भुत क्षमता देता है। लेकिन इस किंगडम में कुछ शरारती सदस्य भी हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे कीड़े खाने वाले पौधे। हाँ, या अमरबेल यानी कुस्कुटा जैसे पैरासाइट्स जो दूसरों से अपना पोषण लेते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉफिक हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये परफेक्ट उदाहरण है कि बायोलॉजी हमेशा सीधे सपाट नियमों पर नहीं चलती। सही। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया पर, यानी हम और हमारे जैसे दूसरे जीव। हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। और यही सबसे बड़ा अंतर है। हमारा न्यूट्रिशन होलोजोइक है, मतलब हम खाना निगल कर अंदर पचाते हैं और बचा हुआ खाना ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। सेल वॉल का ना होना ही हमें मूवमेंट की आजादी देता है। हमारा एक निश्चित आकार और साइज होता है और हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो एनिमल किंगडम का एक मुख्य गुण है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, वायरस। क्या ये जिंदा है या मुर्दा? सबसे बड़ा सवाल। सच तो यह है कि ये असल में जिंदा नहीं है। जब तक ये किसी होस्ट सेल के बाहर होते हैं, ये एक बेजान कण की तरह होते हैं। इसीलिए विटेकर ने इन्हें अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी। और ये बायोलॉजी के सबसे बड़े सवालों में से एक को जन्म देता है कि जीवन की परिभाषा क्या है। वायरस जीवन और निर्जीव के बीच की धुंधली रेखा पर मौजूद है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब इन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए। उसके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये किसी फिल्म के विलन की तरह होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं और आखिर में होस्ट सेल को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल। इसका नाम वायरस, जिसका मतलब जहर होता है, ये पाश्चर ने दिया था। और W.M. स्टेनली ने ये साबित किया था कि इन्हें क्रिस्टल के रूप में भी बनाया जा सकता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी खोज थी। किसी जीवित चीज को क्रिस्टल बनाना, जैसे वो कोई नॉन लिविंग केमिकल हो। शॉकिंग था ये तो। बहुत ज्यादा। इनका स्ट्रक्चर बहुत सरल होता है। अंदर जेनेटिक मटेरियल, या तो RNA या DNA, दोनों एक साथ कभी नहीं, और उसे बचाने के लिए बाहर एक प्रोटीन का कोट, जिसे कैप्सिड कहते हैं। तो पौधों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में आमतौर पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, जबकि जानवरों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA या DNA कुछ भी हो सकता है। हाँ, वैरायटी बहुत है। और एक खास तरह के वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनमें अक्सर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। अगर आपको वायरस अजीब लगे तो अब मिलिए दी आउटलायर्स से, यानी वो जो नियमों में फिट नहीं बैठते,
विरोइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस। अब असली मजा आएगा। सबसे पहले विरोइड्स। इन्हें 1971 में टीओ डाइनर ने खोजा था। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। हाँ, और भी छोटे। और इनमें सिर्फ आरएनए होता है, बाहर कोई प्रोटीन कोड भी नहीं। सोचिए, एक नंगा आरएनए। ये आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम की बीमारी पैदा करते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब प्रायॉन्स की बात करते हैं। ये और भी अजीब हैं। ये सिर्फ प्रोटीन है, वो भी गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन। इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, फिर भी ये बीमारी फैलाते हैं, जैसे मवेशियों में मैड काउ डिजीज और इंसानों में सीजेडी। ये विचार कि सिर्फ एक प्रोटीन भी संक्रामक हो सकता है, ये जीव विज्ञान में एक क्रांति थी। इसने हमारी इस समझ को चुनौती दी कि बीमारियां केवल माइक्रोब से ही फैलती हैं। सही बात है। और आखिर में एक पॉजिटिव नोट पर लाइकेंस। हाँ, ये बहुत खूबसूरत उदाहरण है। ये सिम्बायोसिस यानी सहजीवन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये फंगस माइकोबायोन्ट और एल्गी फाइकोबायोन्ट की पार्टनरशिप से बनते हैं। एक परफेक्ट टीम। तो इसमें कौन क्या करता है? इसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस से दोनों के लिए खाना बनाती है और फंगस उसे रहने के लिए घर, पानी और न्यूट्रिएंट्स मुहैया कराता है। एकदम परफेक्ट रूममेट्स। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रदूषण के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। ये सिर्फ वहीं उगते हैं जहां हवा साफ हो। अच्छा? हाँ, प्रदूषित इलाकों में ये जिंदा नहीं रह पाते। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। हमने अधूरे फंगस से लेकर विशालकाय किंगडम्स तक का सफर तय किया और फिर बायोलॉजी के हाईजैकर्स और आउटलायर्स से भी मिले। आज हमने देखा कि कैसे वायरस जीवन की परिभाषा को चुनौती देते हैं, कैसे सिर्फ एक प्रोटीन बीमारी फैला सकता है और कैसे दो अलग अलग जीव मिलकर एक हो जाते हैं। आज के इस चर्चा से एक सवाल उठता है। विटेकर के 5 किंगडम एक शानदार फ्रेमवर्क थे, लेकिन वायरस, विरोइड्स और प्रायॉन्स जैसे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि जीवन को हमेशा साफ सुथरे बक्सों में नहीं रखा जा सकता। सही। तो सोचिए, क्या हमारे आसपास ऐसी कोई और चीज हो सकती है जो जीवन की हमारी मौजूदा परिभाषा से भी परे हो? बेहतरीन सवाल। और इसी विचार के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। शुक्रिया।